आज हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि ये जो टॉपिक है ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम पहले कृषि पद्धतियों के बारे में जानेंगे और इसके बाद तमाम जो अलग अलग तरीके की कृषि है उसके बारे में जानेंगे और फिर जो भारत की प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम कृषि में सबसे पहले कृषि पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि पद्धतियां जो हैं हम देखेंगे कि जो जमीन है तो जमीन को पेनिट्रेट करके, छेद करके या उसको जोत के, कोड़ के उसमें बीज डाल के फसल उगाना, यही है कृषि। अब जब मानव ने अपना जीवन शुरू किया तो हम देखेंगे कि मानव शुरू में मांसाहारी था, मांसाहार से इसने अपना जीवन शुरू किया, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे सभ्य होना शुरू हुआ मानव, तो इसने खेती करना शुरू किया। और जब खेती करना शुरू किया तो सबसे पहले इसने जंगली किस्म की खेती करना शुरू किया और इसने कुछ परंपरागत फसलें उगाई। और जो इसने खेती की विधि अपनाई वो थी जंगलों को काट कर जमीन प्राप्त की जाती थी और वहां पे फिर खेती की जाती थी। इसीलिए जो कृषि की सबसे आदि पद्धति है, जो पहली पद्धति है और सबसे आदि पद्धति है कृषि की, तो सबसे आदि पद्धति है वो है झूम कृषि। झूम कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये आदि कृषि है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारी सारी कृषि पद्धतियां हैं उनकी मम्मी यही है, उनकी माता यही है, क्योंकि शुरुआत झूम कृषि से ही हो रही है। और ये जब झूम कृषि की शुरुआत हुई तो ये प्रासंगिक थी। प्रासंगिक इसलिए थी कि तब जंगल ही जंगल थे, तो जंगल को काट के ही जमीन प्राप्त की जा सकती थी, तो इसलिए ये प्रासंगिक थी तब। अब जो झूम कृषि है इसी से आदि मानव ने खेती करना शुरू किया। झूम कृषि के तहत जंगल को पहले काटा जाता है। आज भी झूम कृषि बहुत कई क्षेत्रों में प्रचलित है। तो इसमें जंगल को काट के और वहां आग लगा दी जाती है और जमीन प्राप्त कर ली जाती है और इसके बाद उसमें खेती की जाती है। फिर 2-3 साल तक खेती की जाती है और जब वो स्थान अनुपजाऊ हो जाता है तो दूसरे जगह पर जंगल काटा जाता है, फिर वहां खेती की जाती है, फिर तीसरे स्थान पर काटा जाता है, फिर 10-15 साल बाद पहले स्थान पे फिर से खेती की जाती है। इस कृषि को झाड़ पड़त कृषि भी कहा जाता है। झाड़ पड़त कृषि। अब ये जो झूम कृषि है ये पहले तो प्रासंगिक थी, लेकिन आज वर्तमान में ये प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि इससे बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों का विनाश हो रहा है। तो ये कारण है। अब ये जनजातीय क्षेत्रों में आज भी हो रही है जगह जगह। तो अब सरकार इस कृषि को हतोत्साहित कर रही है और इसके स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दे रही है इन क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में ये समझाया जाता है कि आप एक जगह अगर जंगल आपने काट दिया है तो वहीं स्थानबद्ध कृषि करिए, यानी एक ही स्थान पर बद्ध के खेती करिए, वैज्ञानिक ढंग से कृषि करिए, क्योंकि अब पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि होती है इस कृषि से। तो इस कृषि को हतोत्साहित किया जा रहा है। अब ये जो झूमिंग कृषि है इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं,
मिल्पा। ब्राजील में इसको रोक्का कहते हैं, रोक्का। वेनेजुएला में इसको कोनकू कहते हैं। श्रीलंका में इसको चन्ना कहते हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में लदांग, लदांग। म्यांमार में तुंगिया कहते हैं। मध्य अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा ये कृषि होती है, यहाँ इसको मसोले कहते हैं। तो मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं इस कृषि को। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है झूमिंग कृषि को। जैसे मैक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोक्का, वेनेजुएला में कोनकू, श्रीलंका में चन्ना, मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग, म्यांमार में तुंगिया, अफ्रीका में जो मध्य अफ्रीका है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ इसको मसोले कहते हैं। भारत में जो क्षेत्र प्रभावित हैं झूमिंग कृषि से, तो वो है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है भारत में वो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यहाँ पे इसको झूमिंग कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है भारत का। इसके अलावा मध्य क्षेत्र भी है जो है मध्य प्रदेश से उड़ीसा तक। मध्य प्रदेश में बेवार या डहियार कहते हैं, बेवार या डहियार। इसके अलावा ये जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है दक्षिण में ये प्रभावित है। तो 3 क्षेत्र प्रभावित हैं भारत में। एक नॉर्थ ईस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ये सबसे ज़्यादा है ये। इसके अलावा मध्य भारत वाला क्षेत्र और ये नीलगिरी वाला क्षेत्र, यहाँ पे इसको पोडू कहते हैं। तो इस तरीके से ये झूमिंग कृषि है जिसको आज की डेट में इसको हतोत्साहित कर रही है सरकार कि कृषक स्थानबद्ध कृषि करें, एक जगह बंध के कृषि करें। अगली जो कृषि पद्धति है वह है स्थानबद्ध कृषि। स्थानबद्ध कृषि में कृषक एक ही स्थान पर बंध के खेती करता है, मतलब एक ही स्थान पर रह के खेती करता है और फसलें उगाता है अपने खाने पीने के लिए। इसके अलावा खाली मौसम में टोकरियां वगैरह बिन के अपना अतिरिक्त आय भी कमाता है। तो इस तरीके से यह स्थानबद्ध कृषि है। और स्थानबद्ध कृषि मुख्यतः जो झूमिंग कृषि वाले क्षेत्र हैं उनमें स्थानबद्ध कृषि को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा एक है जीविकोपार्जन कृषि। जीविकोपार्जन कृषि में भारत में हम देखेंगे तो अधिकतर सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है। तो जो बहुत कम जमीन वाले किसान होते हैं उससे भी जो बहुत कम जमीन वाले किसान हैं तो जीविकोपार्जन कृषि करते हैं। जीविकोपार्जन कृषि में बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, तो सब्जी भी उगा ली गई, अनाज भी उगा लिया गया। तो जीविकोपार्जन कृषि में कृषक जो है वो अपने लिए अनाज पैदा करता है, अपने खाने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए अनाज पैदा करता है। तो ये जीविकोपार्जन कृषि। अगली कृषि है मिश्रित कृषि जो है, इसमें
कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो कृषि के साथ पशुपालन, इस कृषि को सरकार ज्यादा बढ़ावा आजकल दे रही है कि कृषि के साथ पशुपालन किया जाए, मिक्स्ड फार्मिंग, क्योंकि इसमें कृषि को लाभदायक धंधा बनाया जा सकता है। आज के समय में कृषि बहुत लाभदायक धंधा नहीं रहा। तो अगर कृषि के साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन करता है किसान, चारा उत्पादन करता है और पशुपालन करता है, तो इससे उसको अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी और कृषि लाभकारी धंधा भी बन जाएगा। तो इसलिए मिश्रित कृषि पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मिश्रित कृषि के बाद अगली जो कृषि है वो है गहन कृषि। गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो है, गहन कृषि का मतलब ये होता है कि न्यूनतम भूमि में अधिकतम पूंजी, और अधिकतम श्रम लगाकर न्यूनतम भूमि से अधिकतम उत्पादन करना। तो ये है गहन कृषि कि अधिकतम पूंजी, अधिकतम श्रम लगाकर न्यूनतम भूमि से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। तो ये जो गहन कृषि है, गहन कृषि ये ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में होती है, ये विकासशील देशों में होती है जहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पे चूंकि जनसंख्या ज्यादा है और उसके बनस्पत जमीन बहुत कम है प्रति व्यक्ति, तो इसलिए कम भूमि में अधिकतम पूंजी लगाई जाती है, श्रम की कमी है नहीं, और न्यूनतम भूमि से अधिकतम उत्पादन किया जाता है। इसलिए हम देखेंगे जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत ही हुआ, तो भारत में धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, परिवार टूटते जा रहे हैं, तो जमीनों का बंटवारा होता जा रहा है और जमीनें बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब कम भूमि होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खाद का प्रयोग करता है व्यक्ति। जैसे पहले 1.5 किलो खाद जिस खेत में 1.5 किलो यूरिया दी जाती थी, आज 8-8, 9-9 किलो यूरिया दी जा रही है, ताकि उत्पादन बढ़ सके। क्योंकि जमीन कम है, जमीन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता, और इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसका पेट भरने के लिए न्यूनतम भूमि से अधिकतम उत्पादन करना होगा। क्योंकि अधिकतम उत्पादन भी हम करेंगे तो भी प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन, इस कृषि की ये विशेषता है कि प्रति हेक्टेयर तो उत्पादन ज्यादा होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ज्यादा होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब जो गहन कृषि है, गहन कृषि उन देशों में होती है जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, इन देशों में गहन कृषि होती है। जैसे चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, भारत, इन देशों में गहन कृषि होती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जमीन कम है। गहन कृषि की जो मुख्य फसल है, तो इसकी मुख्य फसल चावल है, मुख्य फसल चावल है। तो ये है गहन कृषि। गहन कृषि के बाद अगली जो कृषि पद्धति है वो है विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग। एक्सटेंसिव फार्मिंग जो है ये विकसित देशों में की जाती है, उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या बहुत कम है और खेतों के आकार बहुत बड़े हैं। जैसे ये जो खेती है ये यूरोपीय देशों में की जाती है,
जो 30 से 45 डिग्री अक्षांश वाले देश हैं वहाँ की जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में की जाती है। विस्तृत कृषि, इसमें कम पूंजी लगाई जाती है, कम श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकतम भूमि से अधिकतम उत्पादन किया जाता है। इस खेती में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या कम है। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या कम है। तो ये जो खेती है ये विकसित देशों में होती है, और यहाँ सूटकेस कृषक होते हैं, यानी जाएंगे खेती करवाएंगे, और शहरों में रहते हैं बहुत सारे कृषक, लैंडलॉर्ड्स जो हैं। और ये जो विस्तृत कृषि है इसमें मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हुआ है, मशीनीकरण बहुत ज़्यादा है इस कृषि में। तो सारे काम मशीनों से होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स से होते हैं, मशीनों से होते हैं, तो इसमें श्रम की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। विस्तृत कृषि वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे हम देखेंगे 30 से 45 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वाला क्षेत्र है, यानी यूक्रेन से लेकर फ्रांस तक पूरा स्टेपीज वाला जो क्षेत्र है यूरोप में, या 30 से 45 डिग्री अक्षांश में ही जो प्रेरीज वाला क्षेत्र है अमेरिका में, ये विस्तृत कृषि वाला क्षेत्र है। जैसे एक तो हो गया स्टेप्स वाला क्षेत्र, ये यूरोप में, दूसरा प्रेरीज वाला क्षेत्र, प्रेरी जो घास का मैदान है मध्य अमेरिका में, तो ये अमेरिका में हो गया। इसके अलावा अर्जेंटीना में पंपास वाला क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स घास का जो मैदान है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये विस्तृत कृषि वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ विस्तृत कृषि होती है, और विस्तृत कृषि की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं। और गेहूं ये वाणिज्यिक, एक तरीके से वाणिज्यिक फसल भी है यहाँ की, क्योंकि इसका व्यापार बहुत होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है ये क्षेत्र। तो ये विस्तृत कृषि। अगली जो कृषि है ये है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग जो है ये सब्जियों की खेती है। सब्जियों की जो खेती की जाती है ये शहरों के आसपास ज़्यादा की जाती है, और चूंकि सब्जियों की खेती जो है इसमें ट्रक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ट्रक से एकदम भोर में सब्जी पहुंच जानी चाहिए मंडी में, तो मुरझा जाएगी सब्जी। तो इसीलिए इसमें ट्रक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो ट्रक फार्मिंग ये जो है ये सब्जियों की खेती है, सब्जियों की खेती। अगली कृषि है उद्यान कृषि। उद्यान कृषि जो है इसमें फलों और फूलों की खेती की जाती है, फलों और फूलों की। तो फल तो लगभग हर क्षेत्र में उत्पादन किए ही जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसके अलावा फूलों की खेती, फूलों की जो खेती है वो आजकल बड़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है, और ये शहरों के आसपास बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फूल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोई मरता है तो फूल चढ़ाया जाएगा, कोई नेता आएगा तो फूल की ज़रूरत होगी, कोई पैदा होगा तो फूल की ज़रूरत होगी। शादी विवाह में आजकल शहर से गांव तक जयमाल सिस्टम से शादी होती है,
खूब फूल की ज़रूरत होती है। वैलेंटाइन डे में फूल की बहुत डिमांड रहती है, बड़ा महंगा बिकता है। इसलिए फूलों की खेती आजकल बड़ी ही लाभकारी हो गई है। अब फूलों की जो खेती होती है ये शहरों के आसपास ज़्यादा होती है, जैसे दिल्ली के आसपास गुलाब के फूलों की खेती होती है, अजमेर घाटी में होती है फूलों की खेती, कन्नौज में फूल से इत्र बनाया जाता है, चमेली का फूल जौनपुर में। तो इस तरीके से फूलों की खेती बड़े पैमाने पे ये आजकल हो रही है और बड़ी ही लाभप्रद है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो नीदरलैंड है ये ट्यूलिप के फूलों की खेती करता है और ट्यूलिप के फूलों का निर्यात होता है कई देशों में जो है यहाँ से। तो इस तरीके से ये फूलों की खेती है जो कि बड़ी आजकल लाभकारी हो गई है। तो इस तरीके से ये कुछ कृषि पद्धतियां रही। इसके आगे का जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे।